लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम अपने पाठकों को फिर उसी खोह में ले चलते हैं जिसमें कुंवर आनंद सिंह को बेहोश छोड़ आए हैं, अथवा जिस खोह में जान बचाने वाले सिपाही के साथ पहुंचकर उन्होंने एक औरत को छुरे से लाश काटते देखा था और योगिनी ने पहुंचकर सभी को बेहोश कर दिया था। थोड़ी देर के बाद आनंद सिंह को छोड़ योगिनी बाकी सभी को कुछ सुंघाकर होश में लाई। बेहोश आनंद सिंह उठाकर एक किनारे रख दिए गए और फिर वही काम अर्थात लटकते हुए आदमी को छुरे से काट काट कर पूछना कि इंद्रजीत सिंह के बारे में जो कुछ जानता है बता, जारी हुआ। सिपाही ने भी उन लोगों का साथ दिया, मगर वो आदमी भी कितना जिद्दी था। बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर जब तक होश में रहा यही कहता गया कि हम कुछ नहीं जानते। हबशी ने पहले ही से कब्र खोद रखी थी। दम निकल जाने पर वो आदमी उसी में गाड़ दिया गया। इस काम से छुट्टी पा योगिनी ने सिपाही की तरफ देखकर कहा, बाहर जंगल से लकड़ी काट, काम चलाने लायक एक छोटी सी डोली बना लो, उस पर आनंद सिंह को रख तुम और हबशी मिलकर उठा ले जाओ। चुनार के किले के पास इनको रख देना, जिससे होश आने पर घर पहुंच जाए, तकलीफ ना हो। बल्कि होश में लाने की तरकीब करके तुम इनसे अलग होना और जहां जी चाहे चले जाना। हम लोग से अगर मिलने की जरूरत हो तो इसी जगह आना। सिपाही, मेरी भी यही राय थी। आनंद सिंह को तकलीफ क्यों होने लगी? क्या मुझको इसका ख्याल नहीं? योगिनी, क्यों नहीं, बल्कि मुझसे ज्यादा होगा। अच्छा तुम जाओ, जिस तरह बने इस काम को कर लो। हम लोग अब अपने काम पर जाती हैं। दूसरी औरत की तरफ देखकर जिसने छुरी से उस लाश को काटा था, चलो बहन, इस छोकरी को इसी जगह छोड़ दो, मजे में रहेगी, फिर बूझा जाएगा। इन दोनों औरत का अभी बहुत कुछ हाल हमें लिखना है, इसलिए जब तक इन दोनों का असल भेद और नाम न मालूम हो जाए तब तक पाठकों को समझने के लिए कोई फर्जी नाम जरूर रख देना चाहिए। एक का नाम तो योगिनी रख ही दिया गया, दूसरी का वंचरी समझ लीजिए। योगिनी और वंचरी दोनों खोह के बाहर निकली और कुछ दक्षिण झुकते हुए पूरब का रास्ता लिया। इस समय रात बीत चुकी थी और सुबह की सफेदी के साथ लुपलुपाते हुए 2-4 तारे आसमान पर दिखाई दे रहे थे। पहर दिन चढ़े तक ये दोनों बराबर चलती गई। जब धूप कुछ कड़ी हुई, जंगल में एक जगह बेल के पेड़ की घनी छां देखकर टिक गई, जिसके पास पानी का झरना बह रहा था। दोनों ने कमर से बटुआ खोला और कुछ मेवा निकालकर खाने तथा पानी पीने के बाद जमीन पर नरम नरम पत्ते बिछाकर सो रहीं। ये दोनों तमाम रात जागी हुई थी। लेटते ही नींद आ गई। दोपहर तक खूब सोईं। जब पहर दिन बाकी रहा, उठ बैठी और चश्मे के पानी से हाथ मुंह धो फिर चल पड़ी। इस तरह मौके मौके पर टिकती हुई ये दोनों कई दिन तक बराबर चलती गई। एक दिन आधी रात तक बराबर चले जाने के बाद एक तालाब के किनारे पहुंची, जो बगल वाली पहाड़ी के नीचे सटा हुआ था। इस लंबे चौड़े संगीन और निहायत खूबसूरत तालाब के चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियां और छोटी छोटी बारहदरियां इस तौर पर बनी हुई थी जो बिल्कुल जल के किनारे ही पड़ती थी। तालाब के ऊपर भी चारों तरफ पत्थर का फर्श और बैठने के लिए हर एक तरफ सिंहासन की तरह 4-4 चबूतरे निहायत खूबसूरत मौजूद थे। ताज्जुब की बात यह थी कि इस तालाब के बीच का जाट लकड़ी की जगह पीतल का इतना मोटा बना हुआ था कि दोनों तरफ 2 आदमी खड़े होकर हाथ नहीं मिला सकते थे। जाट के ऊपर लोहे का एक बदसूरत आदमी का चेहरा बैठाया हुआ था। तालाब के ऊपर चारों तरफ बड़े बड़े सायेदार दरख्त ऐसे घने लगे हुए थे कि सभी की डालियां आपस में गुथ रही थीं। दोनों उस तालाब पर खड़े होकर उसकी शोभा देखने लगीं। थोड़ी देर बाद दोनों एक चबूतरे पर बैठ गई, मगर मुंह तालाब ही की तरफ किए हुए थी। एकाएक जाट के पास का पानी खलबलाया और एक आदमी तैरता हुआ जल के ऊपर दिखाई दिया। इन दोनों की टकटकी उसी तरफ बंध गई। ये आदमी किनारे आया और ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा हो चारों तरफ देखने लगा। अब मालूम हो गया कि वो औरत है। योगिनी और वंचरी ने चबूतरे के नीचे होकर अपने को छिपा लिया, मगर उस औरत की तरफ बराबर देखती रही। उस औरत की उम्र बहुत ही कम मालूम होती थी, जो अभी अभी तालाब से बाहर हो
इधर उधर सन्नाटा देख हवा में अपनी धोती सुखा रही थी। थोड़ी ही देर में साड़ी सूख गई, जिसे पहनकर उसने एक तरफ का रास्ता लिया। मालूम होता है योगिनी और वंचरी इसी की ताक में बैठी थी, क्योंकि जैसे ही वो औरत वहां से चल खड़ी हुई वैसे ही ये दोनों उस पर लपकी और जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेना चाहा। मगर वो कमसिन औरत इन दोनों को अपनी तरफ आते देख और इन दोनों के मुकाबले अपनी जीत न समझकर लौट पड़ी और फुर्ती के साथ उन दरख्तों में से एक पर चढ़ गई जो उस तालाब के चारों तरफ लगे हुए थे। योगिनी और वंचरी दोनों उस दरख्त के नीचे पहुंची। योगिनी खड़ी रही और वंचरी उसे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ी। हम ऊपर लिखाए हैं कि ये दरख्त इतने पास लगे थे कि सभी की डालियां आपस में गुथ रही थीं। वंचरी को पेड़ पर चढ़ते देख वो जलचरी ऊपर ही ऊपर दूसरे पेड़ पर कूद गई। ये देख योगिनी ने उसके आगे वाले तीसरे पेड़ को जा घेरा, जिससे वो बीच ही में फंसी रह जाए और आगे न जाने पावे। मगर वो चालाकी भी ना लगी। जब उस औरत ने अपने बगल वाले पेड़ को दुश्मनों से घिरा हुआ पाया, पेड़ के नीचे उतर आई और तालाब की सीढ़ियों को तय करते हुए धम्म से जल में कूद पड़ी। योगिनी और वंचरी भी साथ ही पेड़ से उतरी और उसके पीछे जाकर इन दोनों ने भी अपने को जल में डाल दिया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।